आगे बढ़ते हैं, साइकोथेरेपी देख लेते हैं कि किस तरह से अप्लाई हो रहा होता है, या इसके अंदर क्या क्या गोल्स होते हैं, या किस तरह से होती है इसकी जो साइकोथेरेपी या साइकोएनालिसिस की थेरेपी आप कह सकते हैं। एन इंटेंसिव लॉन्ग टर्म साइकोथेरेप्यूटिक प्रोसीजर, ये लॉन्ग टर्म प्रोसीजर होता है, रिक्वायर लॉन्ग सेशंस, लंबे सेशन इसमें हो रहे होते हैं, ओवर एक्सटेंडेड पीरियड्स मे बी ईयर्स, और बहुत लंबा अरसे तक चलते हैं, साल भी लग जाते हैं, ठीक है। और दूसरी बात है, जो जो थेरेपी टाइम ज्यादा लेती है और लंबे अरसे के लिए चलती है, वो एक्सपेंसिव भी होती है, तो इस तरह से भी इसको समझना है। बेटर सुटेड टू इंटेलिजेंट इंडिविजुअल्स, ये वाली साइको एनालिसिस वाली जो थेरेपी है, ये इंटेलिजेंट लोगों पर ही सूट करती है, क्योंकि यहाँ पर अनकॉन्शियस को रीड करना होता है, माइंड के अंदर चीजों को रीड करना होता है, वो इंट्रोस्पेक्शन करवानी होती है बेसिकली, ठीक है। तो इसलिए वो इंटेलिजेंट लोग ही सूटेबल हैं इस थेरेपी के लिए। इन्वॉल्व्स अ स्पेशल रिलेशनशिप बिटवीन द थेरेपिस्ट एंड पेशेंट, मतलब कि उनमें एक बैलेंस्ड रिलेशनशिप होना चाहिए, क्योंकि उसी पर डिपेंड करता है कि आप अनकॉन्शियस को कैसे एक्सप्लोर करते हो। टारगेट, इसका टारगेट क्या होता है? टू एक्सप्लोर अनकॉन्शियस मोटिवेशन, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिजायर्स। इसका गोल क्या होता है? एस्टेब्लिशिंग इंट्रा साइकिक हार्मनी बाय डेवलपिंग अवेयरनेस ऑफ द रोल ऑफ द इड, मतलब कि उसको अवेयर करके तो चीजों को रिजॉल्व कराना होता है। रिड्यूसिंग ओवर कंप्लायंस विद सुपर ईगो एंड बाय स्ट्रेंथनिंग द ईगो, यानी कि यहाँ पर इड को भी थोड़ा सा कम किया जाता है, सुपर ईगो को भी कम किया जाता है, और स्ट्रेंथन किया जाता है ईगो को। अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिप्रेशन, द थेरेपी गिव्स सेंट्रल इंपॉर्टेंस टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैनर इन विच द पर्सन यूजेस रिप्रेशन फॉर हैंडलिंग कॉन्फ्लिक्ट। अब यहाँ पर उसको रिप्रेशन भी सिखाया जाता है कि कैसे आप किसी कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए या हैंडल करने के लिए रिप्रेस कर सकते हो चीजों को। उसके बाद डिफरेंट इंटरवेंशंस या डिफरेंट टेक्निक्स जो यूज की जाती हैं साइको एनालिसिस के अंदर, या सिगमंड फ्रायड ने जो यूज की हैं, याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्ज करें आपने जब थेरेपी अप्लाई करनी है, तो कौन कौन सी टेक्निक्स आप अप्लाई कर सकते हो? फ्री एसोसिएशन, एनालिसिस ऑफ रेजिस्टेंस, ड्रीम एनालिसिस, ट्रांसफेरेंस या काउंटर ट्रांसफेरेंस, ये टेक्निक्स होती हैं। फ्री एसोसिएशन क्या होता है? क्या उसको मतलब कि कंफर्टेबल किया जाता है पहले, ठीक है, फिर उसको बोला जाता है कि जी आपके माइंड में जो आता है बताते जाओ, जो भी आपके माइंड में आ रहा बताते चले जाओ, इसको फ्री एसोसिएशन कहते हैं। इसके साथ साथ वो कहता है कि इसमें जो भी चीज आती है आपने बतानी है, आपने बोलनी है, ये नहीं देखना कि वो लॉजिकल है, रैशनल है या इरेशनल है, सही है या गलत है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये नहीं देखना। दूसरे अल्फाज में इसको कैथारसिस भी कहते हैं। एनालिसिस ऑफ रेजिस्टेंस, बाज दफा ऐसा होता है कि जो पेशेंट या क्लाइंट होता है ना, वो रेजिस्ट कर रहा होता है आपको कुछ बताने में, आपके साथ कोऑपरेट करने में, तो उसको भी आपने एनालाइज करना होता है कि जी ये जो रेजिस्ट कर रहा है क्यों कर रहा है, कहां पर ये रेजिस्ट किया है। आपको जब वो पता चल जाता है, कोई जो बैरियर आ रहे होते हैं, फिर आप उसी हिसाब से आगे चल रहे होते हैं। मतलब कि अगर वो रेजिस्ट कर रहा है तो मतलब है कि वहीं पर कोई इशू आ रहा है, उसको भी आपने एनालाइज करना होता है। क्या पता वहीं से आपको हिंट मिल जाए और आप उसको चीजों को रिजॉल्व करना शुरू कर दें। उसके बाद है ड्रीम एनालिसिस, थेरेपिस्ट ट्राई टू अनकवर द लेटेंट कंटेंट ऑफ ड्रीम्स एंड डेसिफर द सिंबोलिज्म इन्वॉल्व, यानी कि ड्रीम्स को एनालाइज किया जाता है, उसका मैनिफेस्ट कंटेंट देखते हुए उसका लेटेंट कंटेंट एक्सप्लोर किया जाता है कि बेसिकली क्या छुपा हुआ है। उसके बाद एनालिसिस ऑफ ट्रांसफरेंस और काउंटर ट्रांसफरेंस, ये क्या होता है बेसिकली, ये बताइए जरा, ट्रांसफरेंस क्या होता है? सर, ट्रांसफेरेंस, जो पेशेंट है वो इमोशनली अटैच हो जाता है अपने थेरेपिस्ट की तरफ, और काउंटर ट्रांसफेरेंस होता है, जो थेरेपिस्ट होता है वो इमोशनली अटैच हो जाता है अपने क्लाइंट की तरफ। मतलब ये कैसे हो रहा होता है? ये एक्शन का रिएक्शन हो रहा होता है, या नहीं वन सर, साइडेड होता है ये? सॉरी, एम्पैथी करते हुए वो लाइक कितना उसमें इन्वॉल्व हो जाता है कि वो उसके उसके लिए इमोशनली उसके साथ वैसे ही उसकी अटैचमेंट हो जाती है। प्रोफेशनलिज्म से वो पर्सनली उसके साथ अटैच होना शुरू हो जाता है। उसकी लाइक जो भी उसका, क्योंकि वो इतना उसके साथ कर रहा होता है, लाइक उसका कैथारसिस हो रहा होता है या जो भी चीजें उसको हील कर रहा होता है, तो उसकी वजह से उसकी अटैचमेंट हो जाती है उसके साथ। ये जो काउंटर ट्रांसफेरेंस होती है ना, वो ट्रांसफेरेंस के आंसर में ही होती है, रिएक्शन में ही होती है, ठीक है। जी हाँ। द पेशेंट, जी जी क्या कह रही हैं आप? जी सर, मैं वही कह रही हूँ। मुझे सॉरी, मुझे लगा कि आप ट्रांसफेरेंस का पूछ रहे हैं, तो ट्रांसफेरेंस की ही उसके वजह से काउंटर ट्रांसफेरेंस। जी जी ठीक है।
ट्रांसफरेंस क्या होती है? द पेशेंट्स इमोशनल रिस्पॉन्स टुवर्ड द थेरेपिस्ट इज ऑफन एन इंडिकेशन ऑफ द पेशेंट्स रिलेशनशिप विद द पर्सन इट। अच्छा, उसका जो है ना, अब जो पेशेंट होता है, ट्रांसफरेंस का मतलब होता है वो इमोशनली अटैच हो जाता है या अपने इमोशंस या फीलिंग्स को उस पर क्या करता है, एट्रीब्यूट करना शुरू कर देता है। आप उसको कह सकते हैं अटैचमेंट भी हो सकती है किसी तरह की, और किसी तरह का उस पर नेगेटिविटी भी हो सकती है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी, लाजमी नहीं है ये सिर्फ अटैचमेंट ही होती है। ये कोई नेगेटिव एसोसिएशन भी हो सकती है, या कोई उसकी नेगेटिव फीलिंग वो अपने उस पर थोप दे क्लाइंट पर, सॉरी थेरेपिस्ट पर, तो उस तरह से वो फिर रिस्पॉन्स ही ना करे। ठीक है, सही तरीके से, मतलब ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। और बाज दफा ज्यादातर ये लोग मैंने सुना यही था कि ये बेसिकली उसके ना इमोशनल अटैचमेंट, या आप कह सकते हैं ऑपोजिट, अगर तो फर्ज करें वो थेरेपिस्ट जो है मेल है और क्लाइंट या पेशेंट जो फीमेल है, तो वो उनमें फिर वो एक ऑपोजिट जो जेंडर वाली अट्रैक्शन होती है वो वाली क्रिएट हो जाती है। मैंने ज्यादातर ये सुना है। लेकिन ट्रांसफेरेंस किसी भी किस्म की हो सकती है, वो इमोशनल अटैचमेंट भी हो सकती है, वो ऑपोजिट जेंडर वाली भी हो सकती है, वो उसमें अपनी माँ को भी देख सकती है, अपने बाप को भी देख सकती है, अपने भाई को भी देख सकती है, अपने बॉयफ्रेंड को भी देख सकती है। फर्ज करें अगर लड़की है पेशेंट, अगर लड़का है तो वो उसी तरह से डिफरेंट चीजों को उसमें देख सकता है। ठीक है, वो पॉजिटिव रिलेशनशिप भी उसके साथ बिल्ड कर सकता है, नेगेटिव मतलब कि उसके साथ पॉजिटिव फीलिंग्स भी एसोसिएट हो सकती हैं, नेगेटिव फीलिंग भी एसोसिएट हो सकती हैं। ये कोई एक चीज नहीं है ट्रांसफरेंस का मतलब कि सिर्फ उसके साथ वो इमोशनल यानी कि ऑपोजिट जेंडर वाला रिलेशन ही तस्वर करता है उसके साथ। ये लाजमी नहीं, कोई भी रिलेशन हो सकता है, कोई किसी तरह की भी फीलिंग हो सकती है। इसी तरह से फिर काउंटर ट्रांसफेरेंस क्या होती है? ट्रांसफेरेंस के फिर रिएक्शन में या रिस्पॉन्स में फिर थेरेपिस्ट भी उसकी तरफ उसी तरह की फीलिंग्स या आप कह सकते हैं अटैचमेंट शो कर रहा होता है। किस लिए कर रहा होता है? ताकि उसको सही से डील कर सके, उसके केस को सही तरीके से रिजॉल्व किया जा सकते, हल किया जा सके। ठीक है, तो उसमें फिर वो दोनों चीजें हो सकती हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, अट्रैक्शन या टेंशन कोई भी हो सकती है। अच्छा, उसके बाद है जी क्रिटिसिज्म अगेंस्ट फ्राइड साइकोएनालिटिक थ्योरी। इसका क्रिटिसिज्म क्या था? इस पर देयर इज नो सिग्निफिकेंट प्रूफ दैट मेनी साइकोडायनामिक कंस्ट्रक्ट्स अनकॉन्शियस एग्जिस्ट, यानी कि जो सिगमंड फ्राइड ने कॉन्सेप्ट दिए थे कि अनकॉन्शियस वगैरह इस तरह की जो चीजें थी उसकी उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं किया जा सकता था ना, तो ये भी इशू था। साइकिक डिटर्मिनिज्म, फ्राइडियन अप्रोच इज डिटर्मिनिस्टिक एंड लीव्स नो मच रूम फॉर कॉन्शियस रैशनल डिसीजन मेकिंग और पर्सनल विल टू एक्ट। यहां पर उसने ये भी बोला था कि इसकी जो अप्रोच है ना वो डिटर्मिनिस्टिक है। डिटर्मिनिस्टिक का मतलब कि हम अपने चीजों में आजाद नहीं होते, फ्री विल हमारे पास नहीं होती। इसके अकॉर्डिंग इसने बोला था कि हम पर हमारा अनकॉन्शियस ही कर रहा होता है कंट्रोल, या पास्ट एक्सपीरियंसेस कर रहे होते हैं। इट इग्नोर्स द एक्सटर्नल वेरिएबल्स एंड इन्वायरमेंट। इसने इन्वायरमेंट को भी मतलब कि नहीं कंसीडर किया, सोसाइटी को कंसीडर नहीं किया, दूसरे वेरिएबल्स को कंसीडर नहीं किया। इट एम्फसाइजेस द अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस टू मच। इसने अर्ली एक्सपीरियंसेस जो चाइल्डहुड के होते हैं उसको बहुत ज्यादा इसने इंपॉर्टेंस दी। इसके साथ साथ एक और क्रिटिसिज्म है, वो शायद यहाँ पर नहीं लिखा, कौन सा है देखते हैं। मोस्टली क्रिटिसाइज फॉर इट्स इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन जेंडर्स के मुतालिक इसने जो अपनी बातें की हैं या अपनी थ्योरी दी हैं उसको भी क्रिटिसाइज किया गया है, जो मतलब कि वो मेल और फीमेल वाली जो चीजें सारी। द थेरेपी इज टू टाइम कंज्यूमिंग एंड देयर फोर एक्सपेंसिव, टाइम कंज्यूमिंग है, एक्सपेंसिव भी है। और दूसरी बात है ही नेवर कंसीडर्ड द पर्सनैलिटी टाइप को इसने कंसीडर नहीं किया था। ठीक है, इसने अपनी थेरेपी के अंदर, ये भी क्रिटिसिज्म था आई थिंक इसका। और जेंडर्स के रिलेटेड जो मतलब के जो जेंडर्स वाला इसका है ना क्रिटिसिज्म, वो मैंने यहाँ पर डिटेल लिख दी है। वही वाली बातें हैं कि जो लड़कियां किस तरह से रिस्पॉन्स कर रही होते हैं, लड़के किस तरह से रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं, वो ऑडिपस कम्प्लेक्स, इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स, पेनिस एंड वी वाला कॉन्सेप्ट, इसके साथ कैस्ट्रेशन वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, वही वाली चीजें हैं, उसी पर इन्होंने मतलब क्रिटिसिज्म किया था कि यार ये हम नहीं मानते इन चीजों को। ठीक है, तो यही था इसका जेंडर्स वाला। उसके बाद
ये किस तरह से हम साइकोथेरेपी दे रहे होते हैं, किस तरह से इसका रिलेशनशिप बन रहा होता है, उसको देख लेते हैं। फ्रॉइड इनिशियली यूज्ड हाइप्नोसिस, पहले वो उसने हाइप्नोसिस यूज किया था, ठीक है, टू हेल्प मैनिफेस्ट सप्रेस थॉट्स को निकालने के लिए। हाउएवर इट वाज अनसक्सेसफुल एंड ही केम टू बिलीव इट हाइंडर्स द फ्री फ्लो ऑफ थॉट। वो कहता है कि जब हम ये यूज करते हैं ना, तो फ्री फ्लो ऑफ थॉट जो होता है ना, वो सही तरीके से नहीं हो पाता। तो उसने फिर क्या किया था, देयरफॉर ही डेवलप्ड द कंसंट्रेशन मेथड। उसने कंसंट्रेशन मेथड को फिर डेवलप किया, उसको यूज करना शुरू किया, विच रिक्वायर्ड द पेशेंट टू लाई डाउन, क्लोज देयर आईज एंड कंसंट्रेट ऑन देयर सिम्टम्स। उसको आपने इसका सुना होगा, फ्राइडियन काउच। वो एक लंबा सा होता है, जैसे वो पेशेंट का बेड नहीं होता, मरीज का बेड होता है, पीछे से थोड़ा सा उठा हुआ होता है, तो उस तरह का ये होता है, ठीक है। मैं आपको दिखाई देता हूँ। तो वो जो फ्राइडियन काउच है ना, उस पर ये लिटाता था उसको रिलैक्स करने के लिए पेशेंट को, ताकि वो सही तरीके से एक ना अच्छे मैनर में या अच्छे पोस्चर में होगा, उसकी बॉडी रिलैक्स होगी, तो वो सही तरीके से क्या कर पाएगा, रिस्पॉन्स कर पाएगा उसको, थेरेपिस्ट को। लड़की आपका नाम, माइक तो बंद करें आप, कौन है ये? जी, ये है फ्राइडियन काउच, यानी कि इस तरह का उसका होता है, जिस पर पेशेंट को रिलैक्स करने के लिए। ठीक है जी। उसके बाद क्या होता है, फ्राइड वुड फैसिलिटेट द प्रोसेस बाय यूज ऑफ लीडिंग क्वेश्चंस एंड बाय प्लेसिंग हिज हैंड्स ऑन द पेशेंट्स फोरहेड। मतलब उसके माथे पे सर हाथ रखता है और उससे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। कोई मतलब उसको हेल्प कर रहा होता है मुख्तलिफ चीजें पूछ के या बोल के, ताकि वो कुछ ना कुछ तो निकले ना, कहीं से स्टार्ट तो करे। दिस वाज यूज्ड टू रिकॉल मेमोरीज एसोसिएटेड विद द सिम्टम्स। फ्राइड प्रोग्रेस टू फ्री एसोसिएशन इन विच गेन द, मतलब फ्री एसोसिएशन की जाती है उसकी, ठीक है। बाद सेंट्रल टू साइकोथेरेपी आर द कॉन्सेप्ट ऑफ थेराप्यूटिक अलायंस। थेराप्यूटिक अलायंस जो हमने ऊपर भी पढ़ा कि आपस का जो रिलेशनशिप है वो बड़ा मैटर करता है, ठीक है, म्यूचुअल कोऑपरेशन बड़ा। उसके बाद ट्रांसफेरेंस, ये भी हो रहा होता है इसके अंदर। अनकॉन्शियस डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्निफिकेंट पास्ट रिलेशनशिप, कोई पास्ट रिलेशनशिप वो क्या होता है, वो उसके साथ हो जाता है थेरेपिस्ट के साथ। यूजली कहा जाता है कि रिलेटिव्स की बात होती है। on to the therapist by the patient and counter transference the conscious feeling। फिर उसके जवाब में थेरेपिस्ट क्या हो रहा था, कॉन्शियसली वो कर रहा होता है, फीलिंग्स, इमोशंस एंड एटीट्यूड्स ऑफ द थेरेपिस्ट टुवर्ड द पेशेंट। इट इज बाय वर्किंग विद and through these processes that psychotherapy is achieved। resistance is abstraction, reluctance by the patient to assess their unconscious, और रेजिस्टेंस को यूज किया जाता है उसकी अनकॉन्शियस को एक्सप्लोर करने के लिए। जी, कोई क्वेश्चन? हमारा लेक्चर कंप्लीट नहीं है, बस मतलब यही दो, फ्री एसोसिएशन और बस यही, मतलब ऊपर बताई तो है मैंने। ड्रीम्स एनालिसिस है, उसके बाद ट्रांसफरेंस है, काउंटर ट्रांसफरेंस, एनालिसिस ऑफ रेजिस्टेंस, फ्री एसोसिएशन, यही है। और इसकी स्लिप ऑफ टंग भी एक कहा जाता है, उसको भी बोलता है कि जो है ना अनकॉन्शियस वाली चीजें ही हो रही होती हैं जब आपकी स्लिप ऑफ टंग होती है ना। फ्राइडियन स्लिप जिसको कहते हैं। हाँ जी, फ्राइडियन स्लिप। जी, और कोई क्वेश्चन किसी का? आज हमने सिगमंड फ्रायड को कंप्लीट कर दिया है, कल से हम न्यू फ्राइडियन को पढ़ेंगे।